अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज नमाज जुमा का खुतबा जामा मस्जिद श्रीनगर में देने की इजाजत नहीं दी गई और हुकाम की जानिब से उन्हें एक मरतबा फिर घर पर नजरबंद रखा गया है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक को हुकाम ने मुतल्ला किया है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और उन्हें आज जुमा का खुतबा देने और नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी गई। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को एक बार फिर उनकी रिहाइशगाह में नजरबंद करके उन्हें अपने मनसबी और मजहबी फराइज की अदायगी पर कदगन आयद करने पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर सुवैन का अवामी शिकायत अजाला प्रोग्राम दोबारा शुरू हो रहा है और पहला प्रोग्राम कल यानी 8 जून को जिला पुलिस लाइनर्स पुलवामा में दिन के 12 बजे मुनक्कद किया जाएगा। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि जिन शहरियों को पुलिस तफ्तीश, पूछगछ, तस्दीक में ताखिर, FIR दर्ज करने में ताखिर, नाकिस तफ्तीश वगैरह से मुतल्लिक शिकायत है, उन्हें पहली तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी तरजीह शुहदा के अहलखाना और तीसरी तरजीह दीगर पुलिस एहलकारों के अहलखाना और रिश्तेदारों को दी जाएगी। चौथी तरजीह हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों, SPOs और उनके सर्विस के मसाइल सुनने के लिए होंगी। ये प्रोग्राम सिर्फ पुलवामा जिला के शहरियों के लिए मुख्तस होगा। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मरम्मती काम के पेश नजर 8 और 9 जून के दरमियानी शब ट्रैफिक की नकलो हमल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इस दौरान किसी भी गाड़ी या माल मवेशी के झुंड को कौमी शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कौमी शाहराह पर हफ्ते की शाम 6 बजे से किसी भी गाड़ी या मवेशियों के झुंड को काजीगुंड से रामबन की तरफ चलने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह कौमी शाहराह नगरोटा जम्मू से हफ्ते की शाम 5 बजे और उधमपुर से शाम 6 बजे से किसी भी गाड़ी या मवेशी के झुंड को चलने की इजाजत नहीं होगी। हुकाम ने मुसाफिरों से कहा कि वो मरम्मती काम मुकम्मल होने तक कौमी शाहराह पर सफर करने से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एक जमानत याफ्ता मंशात फरोश पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस नस्ब किया है। पुलिस का कहना है कि इन जदीद आलात का इस्तेमाल जमानत पर रिहा मंशात फरोश के नकलो हमल पर नजर रखने के लिए किया जाता है। कुलगाम पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि अदालत से मौसूला एक हुक्म की तामील में कुलगाम पुलिस ने जमानत पर रिहा एक मंशियात फरोश पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस नस्ब किया। उन्होंने कहा कि यह अमल मज़कूरा मंशियात फरोश की नकलो अमल पर नजर रखने के लिए अंजाम दिया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी न कर सके। जम्मू शहर के मजाफात में सिक्योरिटी फोर्स की तलाश मुहिम जारी है। हुकाम ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, SOG और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने मोजेन इलाके में बालाजी मंदिर के करीब जंगल की एक वसी पट्टी पर तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी की कार्रवाई एक मामूल की मशक्कत थी, ताहम ज़राए ने बताया कि इलाके में मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। इधर 29 जून से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा से कबल इलाके में सिक्योरिटी को मजीद चौकस रहने को कहा गया है। शुमाली कश्मीर में आज सुबह पेश आए 2 अलग अलग सड़क हादसा में एक राहगीर की मौत वाक़ा हुई जबकि ड्राइवर समेत 4 तालिब इल्म जख्मी हुए। शुमाली कश्मीर बांडीपोरा में आज सुबह स्कूल बस को पेश आई हादसे में 4 तलबा जख्मी हो गई। इत्तलात के मुताबिक जिला हेडक्वार्टर के कलूसा में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में 4 तलबा जख्मी हुए जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल बांडीपोर मुंतकिल किया गया। जिला अस्पताल बांडीपोरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक तलबा को मामूली जख्मी हुई है जिनकी हालत मुस्तहकम है। इधर पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पट्टन सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत वाक़ा हुई। महकमा मौसमियात की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड हुआ है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 7 और 8 जून को कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह वादी में 9 से 17 जून तक मौसम मजबूरी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशों को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में 10 जून गर्मी की लहर दोबारा शुरू हो सकती है।
एक बार फिर मुल्क की पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को पामाल करने की कोशिश की गई। इस मामले में 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों मजदूर एक ही आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए थे। जराये के मुताबिक इन लोगों ने 4 जून को IG-3 गेट से एंट्री ली थी, जिसमें मोनस और कासिम ने तस्वीर के साथ एक ही आधार कार्ड नंबर दिखाया था। पुलिस ने कासिम, मोनस और शेब नामी 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वो फर्जी आधार कार्ड दिखाकर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। हमास के मुसल्लह विंग अल अक्सा ब्रिगेड ने कहा कि उसने रफा के करीब इस्राएली फौज की तरफ जाल के तौर पर कायम एक सुरंग के दाखिली दरवाजे को धमाके से उड़ा दिया और अंदर घात लगाए हुए 5 इस्राएली फौजियों को हलाक कर दिया है। इस्राएल की जानिब से इस हवाले से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। एक और बयान में अल कस्साम ब्रिगेडियर्स ने रफा शहर में काम करने वाली इस्राएली फौज के एक डिवीजन के हेडक्वार्टर पर हमले करने का दावा किया है, लेकिन इसकी तफसीलात फराम नहीं की गई। इससे पहले गुज़िश्ता रोज इस्राएली फौज ने रफा के मशरिक में गजा इसराइल सरहदी बॉर्डर को अबूर करने की कोशिश करने वाले 3 फलस्तीनी को हलाक करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने पहले ग्रुप मैच में मोनानक पटेल की क़यादत में अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान को हर तरफ से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सीरीज में साबिक फास्ट बॉलर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की कमेंटेटर इरफान पठान और कमेंटेटर हर्षा बोगले ने भी पाकिस्तान को निशाना बनाया है। इरफान पठान ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कप्तान के तौर पर अगर आप 100 स्ट्राइक रेट के साथ 40+ गेंदों की इनिंग्स खेल रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बैटिंग पोजीशन में हैं, तो आप अपनी टीम की मदद नहीं कर रहे हैं। हर्षा बोगले और इरफान पठान की बाबर की अमेरिका के खिलाफ खेली गई इनिंग्स और इनका तरीका पसंद नहीं आया है। इधर 9 जून को भारत और पाकिस्तान के दरमियान कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए टॉप 10 के बाद अब सीधा खबरों पर चलेंगे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इंजीनियर रशीद की जमानत के मामले के हवाले से खबर है, जहां पे इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला और इस केस की अगली समाअत 18 जून को मुकर्रर की गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से। इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पे केस की अगली समाअत 18 जून को होगी। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद की जमानत के हवाले से उनके इत्तेहादियों ने, उनके पार्टी के कारकुनों ने अदालत से रुजू किया था और फिलहाल अदालत ने इस केस की अगली समाअत 18 जून को मुकर्रर की है। वहीं जमानत से पहले नवमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी अगर होती है तो इस हवाले से पार्टी कारकुनों का कहना है कि वो एक और दरखास्त जमा कराएंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से। इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला कोर्ट पहुंचा और अदालत ने फिलहाल केस की अगली समाअत दी है और आपको बता दें कि केस की अगली समाअत 18 जून को मुकर्रर की गई है। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों का कहना है कि अगर नवमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी से पहले अगर उन्हें जमानत नहीं दी गई तो वो फिर से एक और दरखास्त जमा कराएंगे। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा न्यूज रूम चलेंगे। साहिल अमीन हमारे साथ है। अमीन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद इसमें कहा गया है? बिल्कुल, अगर ज़ोहर हम बात करेंगे इंजीनियर रशीद के मामले के हवाले से, तो इससे पहले कि आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे, हम जरा पीछे चले और आपको याद होगा कि लगातार पिछले कई सालों से इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में बंद रखा गया। मुख्तलिफ मामले उस पर दर्ज है NIA के अंदर, ED के अंदर और दूसरी एजेंसियों के पास, और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाया गया। और हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ सियासी लीडरान और सियासी जमातों की जानिब से उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया गया था, लेकिन जब 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के नताइज आए तो तस्वीर कुछ ऐसी सामने आई जिसने इंजीनियर अब्दुल रशीद को जमहूरी अमल में एक ऐसे प्लेयर के तौर पर सामने लाया जो एक मजबूत प्लेयर है, यानी जिस पर लोगों ने अपना
एतमाद खुलकर जाहिर किया। और लोकसभा नशिस्त बारामूला की बात करेंगे तो वो वहां से बड़ी अक्सरियत के साथ जीत कर सामने आए और उसके बाद कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद लगातार सुर्खियों में बने रहे। और जब इंजीनियर रशीद की जीत हुई तो पार्टी की जानिब से ये मुनासिब समझा गया कि उसकी रिहाई के हवाले से अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। और रोज एवेन्यू कोर्ट जो नई दिल्ली के अंदर है तो वहां पर एक अर्जी जो है वो दायर की गई है उसकी रिहाई के हवाले से। आज उस पर समाअत हुई और समाअत के दौरान कोर्ट ने अगली समाअत जो है वो 18 जून को दोबारा रखी है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट के अंदर जो ओथ सेरेमनी होती है उस हवाले से अगर नोटिफिकेशन जारी होगी तो ये माना जा रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो एक और अर्जी कोर्ट में दायर कर सकती है जिसमें फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ओथ सेरेमनी की बात करेंगे तो ओथ सेरेमनी में उन पार्लियामानी उम्मीदवारों का आना जरूरी होता है जिनको वजारत हासिल करनी होती है, यानी जिस इत्तेहाद की सरकार बनेगी यानी उसमें ये जो इंडिया ये जो अपना एनडीए इत्तेहाद है वो लोग ज्यादातर शामिल होंगे। उसके साथ साथ जो नए नौमंतखब कामयाब उम्मीदवार है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वो किसी भी वक्त अपना हलफ जो है वो ले सकते हैं। मुल्क के आईन के तहत पार्लियामेंट रुकन की हैसियत से हलफ ले सकते हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगर नोटिफिकेशन जारी की गई तो शायद अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो दोबारा कोर्ट की जानिब जाएगी कि अगर 18 जून से पहले नोटिफिकेशन में कोई डेट दिया गया, जिस तरीके से जराया के हवाले से बताया जा रहा है कि 9 जून को हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, वजीर आजम जो है वो हलफ लेंगे, उसकी काबीना के वज़रा जो होंगे वो हलफ लेंगे, लेकिन सरकारी तौर इस खबर का अभी तक कोई जो है वो तस्दीक नहीं हुआ है। फिलहाल यही माना जा रहा है कि अगर 18 जून से पहले कोई तारीख नोटिफिकेशन कोई जारी हुई जिसमें ये तारीख होगी कि इस तारीख को हलफ बर्दारी की तकरीब होगी तो शायद अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो दोबारा कोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन आईन के तहत जब हम बात करते हैं तो आईन में इस चीज की गुंजाइश है, अगर कोई भी जो कामयाब उम्मीदवार है वो किसी भी वक्त अपना हलफ जो है वो अपने आईन के तहत ले सकता है। तो अमीन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आईन में भी गुंजाइश है, तो क्या ये माना जाए कि नौ मुंतखब अराकीन की जो हलफ बर्दारी तकरीब है उससे पहले ही कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को जमानत मिल सकती है? वो देखिए ज़ोहर, वो इस चीज पे मुनहसर करता है कि एजेंसीज ने किस तरीके से अब जो उसके खिलाफ चार्जेस है, जिन चार्जेस के खिलाफ इंजीनियर रशीद को अंदर किया गया है, जेल में रखा गया है, उसको किस तरीके से वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे, तो उस पे सबकी नजर रहेगी। क्योंकि एजेंसीज के पास जो हमारे पास तफसीलात है कि ऐसे चार्जेस हैं जो मुल्क दुश्मन मुल्क मुखालिफ कार्रवाई जो है उसमें वो चार्जेस दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज कोर्ट के सामने रहेगी और एजेंसीज किस तरीके से इस केस को अदालत के सामने पेश करेगी उस पे नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है, अगर नोटिफिकेशन आती है तो यकीनन अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है उनके कोशिश ये रहेगी कि वो दोबारा से अदालत का दरवाजा खटखटाए ताकि इंजीनियर अब्दुल रशीद जो है जिस पर लोगों ने अपना एतमाद जाहिर किया है और भारी मार्जिन से वो जीत कर आए हैं, कहीं ना कहीं वो उस ओथ सेरेमनी में शामिल हो जो मुल्की सतह पर आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। साहिल अमीन हमारे साथ थे, तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि जो इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला है उस पर जो केस है इसकी अगली समाअत जो है 18 जून को होगी। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी अगर जमानत से पहले ही नौ मुंतखब अराकीन के हलफ बर्दारी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी होती है तो अवामी इत्तेहाद पार्टी की कारकुन एक और दरखास्त जमानत की वो जमा करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान नरेंद्र मोदी को मुतफिका तौर पर कायद मुंतखब कर लिया गया है। सीनियर बीजेपी लीडर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब करने की तजवीज़ पेश की, जिसकी तमाम पार्टी लीडरान और इत्तेहादियों ने तायीद की। पार्लियामेंट हाउस की पुरानी इमारत के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एनडीए की मीटिंग में राजनाथ सिंह की तजवीज़ पेश की, जिस पर सबसे पहले अमित शाह, फिर नितिन गडकरी और फिर एनडीए की दीगर जमातों के लीडरों ने तायीद की। तायीद करने वाले अहम
एनडीए लीडरों में पहला नाम जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमार स्वामी का था। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लीडर चंद्रबाबू नायडू और फिर जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एनडीए पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब करने की तजवीज़ की तायीद की। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजित पवार समेत एनडीए के दीगर हलकों के कायदीन ने भी इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। पार्लिमानी पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी ने इजलास से खिताब करते हुए इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। एनडीए की मुश्तरका मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज इतने बड़े ग्रुप का इस्तकबाल करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि जो दोस्त जीत गए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लाखों कारकुनों ने दिन रात मेहनत की और आज हम आईन साज असम्बली के सेंट्रल हॉल से उन्हें सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि सख्त गर्मी में हर पार्टी के कारकुनान ने जो मेहनत की है उसके लिए हम उन्हें उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि पार्टी एनडीए का लीडर मुंतखब होने के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म मोदी सदर द्रौपदी मुर्मू के सामने हुकूमत बनाने की तजवीज़ पेश करेंगे। शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। साथियों, नाज़रीन, न्यूज़ एक्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हालिया लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बारे में कहा कि लोगों ने ऐसा फैसला सुना दिया जिससे हिंदुस्तान का आइन बच गया और यह साबित हो गया कि असली ताकत अवाम के पास है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास वोट के सिवा कुछ भी नहीं है जिससे वे हुकूमत बनाती भी है और गिरा भी सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस बार जो अपोजिशन बन जाएगी वो बहुत मजबूत होगी, क्योंकि पहले अपोजिशन कमजोर थी, हमारी बातों को सुना नहीं जाता था। मैं देखूं कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आइन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370, 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलतफहमियां लोगों में पैदा की। शुक्रिया। सर, एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपको तो लग रहा है कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा
इंतजार कीजिए, थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि ये सभा बहुत मजबूत होगी। मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमजोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि एसीबी ने मेंढर में बड़ी कार्रवाई करते हुए साबिक वीडियो मेंढर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि बदअनवानी के इल्जाम में कार्रवाई हुई है, जहां पे साबिक वीडियो मेंढर और दीगर मुलाजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1,83,785 रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसको देखते हुए अब एसीबी इस मामले की कार्रवाई कर रहा है और एसीबी ने फिलहाल साबिक वीडियो मेंढर और दीगर मुलाजिमों के खिलाफ केस जो है वो दर्ज किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे कि एसीबी फिलहाल इस मामले की तहकीकात कर रही है। जम्मू कश्मीर के इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो ने पुलिस थाना एसीबी राजौरी में बदअनवानी रोकथाम एक्ट के तहत साबिक वीडियो मेंढर और दीगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी तर्जुमान ने बताया कि एसीबी ने आरपीसी और बदअनवानी रोकथाम एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत ये मुकदमा मेंढर के साबिक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आफ्ताब अहमद के साथ साथ महकमा देही तरक्की मेंढर के दीगर ओहदेदारों और मुतअद्दिद मुस्तफिदीन के खिलाफ दर्ज किया है। ये कार्रवाई पंचायत हल्का गल्होत्रा कांगड़ा ब्लॉक मेंढर से वीडियो और दीगर के खिलाफ तहरीरी शिकायत मिलने के बाद शुरू की गई है। शिकायत में झूठे वॉचर्स और रिकॉर्ड के जरिए गैर मुकम्मल कामों के लिए फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक माली साल 2018-19 के लिए मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों की तहकीकात से बात सामने आई है कि महकमा देही तरक्की के ओहदेदारों ने मुस्तफिदीन के साथ साजिश करते हुए प्रोटेक्शन दीवारों की तामीर और टाइल के काम के लिए 5,036 रुपए और 1,11,005 रुपए की इजाफी मजदूरी की अदायगी जारी की है। मजीद गैर मौजूद टाइल के काम के लिए 67,704 रुपए की अदायगी जारी की गई है और एसीबी के मुताबिक कुल 1,83,785 रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 1,16,041 इजाफी अदायगी के तौर पर 67,704 गैर मौजूद कामों के लिए खर्च किए गए हैं। उन्हें मजीद कहा कि अदायगियां मुनासिब दस्तावेजात के बगैर की गई है, जो कि सरकारी ओहदों के जानबूझकर गलत इस्तेमाल की निशानदेही करती है। फिलहाल एसीबी ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। चलिए न्यूज़ 6 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहुल लाइव को दीजिए इजाज़त। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।